Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So in this video we will be learning about the effects of electric current. ये पार्ट 2 होगा वीडियो का. पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट जो कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, उस पार्ट को मैं उस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अलॉन्ग विथ जो 2 प्लेलिस्ट हमारे चालू है रिलेटेड टू साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 10, दैट इज साइंस 1 एंड साइंस 2. उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो इन दिस वीडियो हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में कौन से टॉपिक्स को कवर किया था. इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम एक रिवीजन करें. कोई भी न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें लास्ट वीडियो में या लास्ट इसमें हमने क्या कवर किया था उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी को देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, डायरेक्शन कैसा होता है इलेक्ट्रिक करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जिसे वोल्टेज भी बोलते हैं वो भी हमने देखा था, रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक को भी हमने कवर किया था. डायरेक्शन ऑफ द करंट कहाँ से होता है, तो निगेटिव टर्मिनल से वो कहाँ पे जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे. और हमने हीटिंग इफेक्ट्स में भी 3 फॉर्मूलाज देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आज उस फॉर्मूलाज से लेके भी हम कुछ और भी चीज़ें देखने वाले हैं, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें फॉर्मूला है, जिसे हम कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है H = I²RT. इसे हम बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स लॉ का फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, यानी कि कोई भी कंडक्टर में अगर हीट जनरेट हो रही है तो वो किस चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो 3 चीज़ों से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द फर्स्ट थिंग इज दैट द करंट का स्क्वायर, the square of the current, as you can see over here, it is directly proportional to the square of the current. यानी कि अगर करंट बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेकेंड थिंग आप फॉर्मूला में ही देख सकते हैं दैट हीट इज जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंट है उससे भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर रेजिस्टेंट बढ़ता है तो हीट भी ज़्यादा बढ़ेगी. द थर्ड थिंग दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, एज यू कैन सी इन दी फॉर्मूला. तो ये इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड हाउ डज इट लाइक किस चीज़ों से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक पावर. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या करता है. लाइक इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे P से डिनोट किया जाता है, और P का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होगा वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज दी इलेक्ट्रिक पावर. अब इसका जो SI यूनिट है, इसका SI यूनिट जो है वो है वैट. क्या है, वैट, जिसे W से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब आता है इसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन जिसे हम जूल में देखते हैं और टाइम को सेकेंड में. अब क्या मैं वर्क डन को एनर्जी भी लिख सकती हूँ. कोई भी वर्क डन किस तरीके से होगा, अगर कोई एनर्जी हुई है तो होगा ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एनर्जी अपॉन. अब मैं इसको H/T भी लिख सकती हूँ, क्योंकि एनर्जी तभी मिलेगी जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो हीट अगर प्रोड्यूस हुई तो ही एनर्जी मिलेगी, तो हम E को H भी लिख सकते हैं. देखा आपने W से हमने कैसे E और E को कैसे H में कन्वर्ट किया. अब इसको हम थोड़ा पोजीशन इसकी चेंज करेंगे तो हमें H का फॉर्मूला कुछ P/T कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि हमारा फोर्थ फॉर्मूला होगा. फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने कितने फॉर्मूलाज किए थे. एक मैं अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए, सो दैट हमें आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेगी. ये आई होप सो आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. अब मैं जो हमने लास्ट वीडियो में कैसा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा था, उस हिसाब से मैं फर्स्ट सब फॉर्मूलाज लिख देती हूँ. हमने फर्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखा था दैट H = V × Q.
ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला था H इज इक्वल्स टू VIT, कुछ इस तरीके से। थर्ड हमारा फॉर्मूला था, थर्ड हमने जो फॉर्मूला बनाया था इक्वेशन के थ्रू, वो था H इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। और अभी अभी जो हमने न्यू फॉर्मूला बनाया फोर्थ वाला, वो कुछ इस तरीके से था, H इज इक्वल्स टू P इंटू T। ये है हमारे चार फॉर्मूलाज जो कि हीट से रिलेटेड है। अब आते हैं हम पावर पे, हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर है उस चीज़ पे। यहाँ पे हमने फोर्थ वाला बना लिया इक्वेशन। अब आते हैं हम हमारे पावर पे, यानी कि P पे। ठीक है, अब P इज इक्वल्स टू H/T, जो कि हमने ओरिजिनल हमारा जो फॉर्मूला था वो P इज इक्वल्स टू H/T। अब यहाँ पे हम H को क्या VIT भी लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। H इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T, P इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T। अब यहाँ पे T कैंसिल हो गया, तो हम P को VI ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पावर का पहला फॉर्मूला हो गया। कौन सा पहला फॉर्मूला? अब आते हैं वापस हमारे ओरिजिनल इक्वेशन पे, P इज इक्वल्स टू H/T। अब इसमें हम क्या H को I² लिख सकते हैं, I² अपॉन T। यस, वी कैन राइट I² अपॉन T। तो यहाँ पे T कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट I²R। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला रिलेटेड टू P। अब आते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला पे। थर्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा देखते हैं। ओरिजिनल वाला P इज इक्वल्स टू H/T। अब H को अपन V² अपॉन R लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी थर्ड फॉर्मूला ऑफ दी H। तो यहाँ पे V² अपॉन R ब्रैकेट अपॉन R। अब ये यहाँ पे जो सॉरी R नहीं T, यहाँ पे जो T है, यहाँ पे T है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट P इज इक्वल्स टू V अपॉन R। आई होप सो आपको ये समझा होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऐसे हमारे तीन फॉर्मूलाज बन गए, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I²R एंड P इज इक्वल्स टू V²R। दिस इज नॉट R, मैंने गलती से लिख दिया, इट्स P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। ऐसे हमारे पावर से रिलेटेड तीन फॉर्मूलाज हो गए। एक अच्छे से मैं आपको लिख देती हूँ। पावर के जो तीन फॉर्मूलाज है और हीट के जो चार फॉर्मूलाज है, ये हमने एक दूसरे से रिलेटेड ही बनाए हैं। तो पहला P इज इक्वल्स टू VI, सेकेंड वाला P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू यहाँ पे I² है, वो जो थर्ड फॉर्मूला हो गया है ना। P इज इक्वल्स टू I²R। थर्ड फॉर्मूला क्या था जो हमने बनाया? P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। ये हो गए पावर के तीन फॉर्मूलाज। अब हीट के तीन फॉर्मूलाज। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल्स टू V इंटू Q। नो सॉरी, H इज इक्वल्स टू, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लाइक इतने सारे जो हमारे फॉर्मूलाज है, इसीलिए मैं आपको एक डिटेल में लिख के दे रही हूँ, सो इट विल आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। H इज इक्वल्स टू VIT, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड है H is equals to I²RT and the third one is H is equals to V²T upon R and the last वाला जो हमने इसी वीडियो में निकाला था वो था H is equals to P into T। तो ये है हमारे हीट के चार फॉर्मूलाज और पावर के चार फॉर्मूलाज। सो इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट कैसे निकालें? तो P का जो हमारा फॉर्मूला था, P इज इक्वल्स टू VI, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला, उस पे हम क्या डालेंगे? हमारे सब वैल्यूज डालेंगे। V इज नथिंग बट द वोल्ट और यहाँ पे करंट का जो है वो है एम्पियर। ठीक है, अब ये वैल्यूज डाल दी हमने। अब वोल्ट इज नथिंग बट द वर्क डन अपॉन Q। वोल्ट का जो फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन Q, और एम्पियर का जो है वो है Q अपॉन T। एम्पियर का जो है वो Q अपॉन T है। अब वर्क डन इज नथिंग बट द जूल अपॉन, जो Q है चार्ज, उसका क्या है? कूलोम है, SI यूनिट, एंड अगेन हियर Q का कूलोम अपॉन सेकेंड।
अब यहाँ पे कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, जूल अपॉन सेकेंड, विच इज नथिंग बट दी वैट। तो ये है हमारा पावर का यूनिट, यानी कि 1 वैट का पावर होने के लिए इसे 1 जूल की एनर्जी कर लेनी पड़ेगी इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो कि उसके हीटिंग इफेक्ट से कौन से एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे हम डेली लाइफ में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करते हैं उस चीज़ में। तो पहला है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, अलॉन्ग विथ वन मोर एग्जांपल इज देयर इज दी ओवन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है। हम हमारे लाइफ में ओवन बहुत बार यूज़ करते हैं और वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही चलता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगता है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैव हाई रेजिस्टेंस टू यूज। तो ऐसे 2 टाइप के कॉइल है जो कि यूज करते हैं इन सब अप्लायंसेस में। पहला टाइप है कॉइल्ड कॉइल का और दूसरा है कॉइल यानी कि सोलेनॉइड टाइप, जो कि एक सिंपल सी कॉइल है। सिंपल सी एक ऐसी कॉइल है। अब उसको और कॉइल 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 करेंगे हम तो वो कॉइल्ड कॉइल बन जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कॉइल वाइल क्यों यूज करते हैं। तो आर का हमारे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें एक यूनिट आता है L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। ये क्या है, इट इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी, और ये है लेंथ, ये है लेंथ। तो जितना हम लेंथ को बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और जितना रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी उतना जो हीटिंग इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के वो भी इंक्रीज होंगे। तो इसीलिए लेंथ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कॉइल्ड कॉइल का यूज किया जाता है। अब और एक चीज, जो कॉइल एलॉय की बनती है, नाइक्रोम करके एक एलॉय है। तो अलॉय मीन्स 2 चीज़ों को मिक्स करके जो बनाते हैं वो, तो नाइक्रोम इज ऑल्सो एन अलॉय। तो नाइक्रोम से जो कॉइल बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक हीटर, कुकर ऐसे चीज़ों में एज अ रेजिस्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट बल्ब। अब बल्ब तो हम सबको पता ही है, बट बल्ब में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो टंगस्टन वायर का यूज़ किया जाता है। ये आप जो वायर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, वो क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है, यानी कि टंगस्टन मेटल से बनी हुई है। फिर यहाँ पे ग्लास है एंड देन कंडक्टिंग वायर इज देयर, ग्लास बल्ब इज देयर, लैम्प होल्डर है। इसमें जो है वो वैक्यूम रहेगा या तो कोई भी गैस रहेगी, बिकॉज अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो टंगस्टन से रिएक्ट होगा और कहीं जाके वो टंगस्टन की वायर जो है वो ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से आग लग सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो है वो गैस या तो बड़ी हुई रहती है, कोई भी नाइट्रोजन की वगैरह, अदरवाइज इट इज ऑफ वैक्यूम, यानी कि कोई भी गैस नहीं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे जो कि है डोमेस्टिक वायर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि डोमेस्टिक यानी कि घर पे। तो घर में यूज होने वाले जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब 3 वायर से बने हुआ होता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला तो लाइव वायर से बना होता है, जो कि इस तरीके से जाता है इलेक्ट्रिक बोर्ड से लेके, इलेक्ट्रिक मीटर से लेके, देन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और फिर हमारे सारे घर के अप्लायंसेस में। विथ न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर एक होती है जो सेम मैनर में चलती है, और एक वायर होती है जो कि है अर्थ वायर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। वाई अर्थ वायर इज इम्पॉर्टेंट, वाई व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थ वायर। तो इसका यूज क्या है हम देखते हैं अभी। तो अर्थ वायर जो है वो क्या काम करती है, ये ग्रीन कलर की होती है एक्चुअल में। लाइव वायर जो होती है वो रेड कलर की होती है, और जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक कलर की होती है। तो जो अर्थ वायर है जो ग्रीन कलर की होती है उसका यूज मेनली क्या है, तो वो कनेक्टेड होती है अर्थ से, अर्थ के जो ग्राउंड है उससे कनेक्टेड होती है। क्यों कनेक्टेड होती है, तो अगर कोई भी लीकेज है, फॉर एग्जांपल कोई भी अप्लायंसेस में लीकेज है
वो लीकेज को वो एब्जॉर्ब करती है, वो लीकेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और उसे ग्राउंड में ले जाके छोड़ देती है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है दोनों भी डिवाइस का और जो उसे यूज कर रहा है यूजर का, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना हो, आग ना लगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड में जाके रिलीज हो जाता है। तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक वायर का। बहुत बार आपके एग्जाम्स में अर्थ वायर का जो यूज है, साइंटिफिक रीजन है, वो पूछा गया है। सो अच्छे से करके जाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हमारे शॉर्ट सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट होता क्या है? तो शॉर्ट सर्किट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो जब हम रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो करंट क्या होगा, हाई होगा। अगर करंट हाई हुआ तो हीट भी हाई होगी। वो कैसे हमने देखा, अब मैं बताती हूँ। दो फॉर्मूलाज हमने देखे। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई तो फिर करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम ही अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई तो करंट हाई होगा, और करंट हाई हुआ H इज इक्वल्स टू I²RT। तो अगर हीट भी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे अगर हीट इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हीट इंक्रीज हो गई तो क्या लगेगा, आग लगेगी। सो दैट इज नथिंग बट दी शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से ही होता है। अगर कोई भी रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज हो गई तो करंट इंक्रीज हो जाता है, हीट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग सकती है। तो आते हैं हमारे लास्ट के आज के वीडियो के टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या चीज है वो हम अब देखते हैं। तो फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज नथिंग बट द वायर। एक तरह की वायर होती है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, इट इज वेरी लो। अब ये मेल्ट हो जाती है। कब मेल्ट होती है, जब कोई सर्किट में ब्रेक आता है। कैसे ब्रेक आता है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से ये एक चीज है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है एंड ये है फ्यूज वायर, ये है ग्लास ट्यूब। अब कभी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर बिकॉज ऑफ सम इश्यूज और सम कोई भी चीज ले रही है, कोई भी अप्लायंसेस में खराबी है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो गई। तो हमने दो टाइप के वायर देखे थे, जो कि थे लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो कभी कभी इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है। और हीट जनरेट हो गई तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो जल्दी से टूट जाती है, और जिसकी वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, और उसी की वजह से वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फायर से, यानी कि प्रिवेंट करती है फायर होना या शॉर्ट सर्किट होने को प्रिवेंट करती है। तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, इसीलिए हर घर में फ्यूज तो होता ही है। तो फ्यूज इज अ वेरी यूजफुल थिंग दैट शुड बी देयर इन अवर हाउसेस। ये एक टाइप की वायर ही है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और वो जल्दी से मेल्ट होके खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर आगे का जो कोई भी एक्सीडेंट है वो प्रिवेंट होता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे।